सूर्य के बारे में एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको कि सूर्य यहाँ कब आएगा। किसी भी कुंडली में सूर्य यहाँ आएगा सुबह के समय, यानी कि सुबह के समय यदि किसी का जन्म होगा किसी भी महीने में तो उसका सूर्य लग्न में आ सकता है। और अगर सूर्योदय से पहले हो रहा है 2 घंटे पहले के लगभग तो फिर सेकेंड हाउस में सूर्य मिलेगा। ठीक है। और अगर सूर्योदय के 2 घंटे बाद है, तकरीबन 9 बजे के आसपास है, तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन भर दोपहरी में जन्म होगा तो यहाँ पे सूर्य आ जाएगा। अब ये देखिए, सूर्य अगर यहाँ आ जाता है, ये 10th हाउस है हमारा, दशम भाव में सूर्य को दिग्बल मिलता है। ये हमको नोट करने वाली बात है। दशम भाव में सूर्य जो है वो दिग्बली होता है। दिग्बली का मतलब क्या होता है? कोई भी जो ग्रह होते हैं ना कुंडली के, उन पे 6 प्रकार के बल लगते हैं। 6 तरह से उनकी पावर नोट करी जाती है कि ये ग्रह 6 प्रकार की जो षडबल है, 6 प्रकार की जो पावर है सूर्य की, उसमें कहाँ मतलब बैठ रहा है। खाली सूर्य नहीं, 9 के 9 ग्रहों को हम ऐसे ही देखेंगे कि भाई इनको कैसी पावर मिली है। तो उन जो 6 बल हैं, षडबल में से जो एक बल है वो दिग्बल है। दिग्बल का मतलब होता है दिशा बल, यानी कि सूर्य को दशम भाव में एक बल जो दिग्बल है वो पूरा मिलता है, 100% दिग्बल मिलता है, 100% दिग्बल मिलता है। अब जो हमने यहाँ पे आपको बताई थी ना कि सरकारी नौकरी मिलती है, प्रशासनिक अधिकारी बना सकता है सूर्य। सरकारी नौकरी तो बना सकता है केंद्र में होके, त्रिकोण में होके, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े प्रशासन वाले अधिकारी, पद प्रतिष्ठा वाले कब बनते हैं? जब सूर्य दशम भाव में होता है। अपनी अच्छी राशि में है तो और भी बढ़िया है, या सूर्य लग्न में होता है। अब ऐसा लग्न का क्यों हमने लिया? दशम भाव में चलो हमने कह दिया दिग्बल मिल रहा है, लग्न का हमने क्यों लिया? लग्न का इसलिए लिया कि लग्न में जो ग्रह होता है वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को मॉनिटर करता है। अब जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी ही सूर्य से प्रभावित होगी तो उसमें राजा के लक्षण होंगे ही ना। तो ये वाली बात है। तो अब सूर्य अगर लग्न में होता है तो, या दशम भाव में होता है तो ज्यादा संभावना होती है प्रशासनिक अधिकारी बनाने की, यानी कि जो सिंपल भाषा में कहे तो गजेटेड ऑफिसर, या आम भाषा में लोग कह देते हैं IAS PCS। ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकारी बनाने का जो जिम्मा है वो सूर्य के पास है। तो अभी हमने आपसे बोला था यश मान सम्मान के बारे में, हम आपको बताएंगे कि यश मान सम्मान व्यक्ति को कब मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता है। इस बात को बिना कुंडली देखे हमको कैसे पता चलेगा, ये एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सूर्य की जो, इसको यहां से लिखने के लिए जगह बनाते हैं हम। देखिए, सूर्य होता है उच्च का मेष राशि में और नीच का सूर्य होता है तुला राशि में। सूर्य की खुद की राशि होती है सिंह। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, सूर्य की खुद की राशि से। तो यानी सूर्य की खुद की राशि है सिंह, ठीक। और सूर्य उच्च का होता है, हो रहा है, सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में और सूर्य नीच का होता है तुला राशि में। अब आम भाषा में समझने के लिए हमें क्या समझना चाहिए कि जब सूर्य सिंह राशि का है तो स्वराशि का है। स्वराशि का प्लेनेट अच्छा ही माना जाता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह अपना खुद का घर का नुकसान नहीं करता है। सभी ग्रह, या एक ह्यूमन नेचर भी है कि अपने घर को कोई भी नहीं फोड़ता है, अपने घर को वो ठीक ही रखते हैं। तो अपनी राशि का है, अच्छा है। उच्च राशि का मायना ये होता है कि मेष राशि के अंदर सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, सबसे ज्यादा फल देने वाला हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि ये उच्च राशि में है। सुना भी होगा कोई ग्रह के बारे में, कभी कभी ज्योतिष आपको बताएंगे कि ये उच्च का ग्रह है आपका। तो उच्च का ग्रह क्या मतलब? वो ग्रह अपने पूरे फल देने की स्थिति में है। इसी तरह से नीच का ग्रह हो जाता है। जब ग्रह नीच का हो जाता है तो वो अपने फलों में कमी करता है, यानी कि उसके शुभ फल मिलने में कमी हो जाती है। तो अब हमको देखना यह है कि हमें
अगर ये पता चल जाए कि सूर्य स्वराशि का कब होता है, मेष राशि का कब होता है यानी उच्च का कब होता है, और नीच राशि में कब होता है, तो हम एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं। तो जन्म तिथि के अनुसार जान सकते हैं आप, वो मैं आपको बता रही हूँ कि 15 अगस्त AUST 15, एक 15 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 15, 15, 16, 17 भी हो सकती है, कभी कभी 14 भी होती है। इसको आपको याद करना है तो आप याद करिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। तो हर महीने सूर्य जो है राशि बदलता है। 12 मतलब एक साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में सूर्य 12 राशि को टच करता है। हर एक राशि में एक एक महीने रहता है, ठीक है। तो मकर संक्रांति से हमें याद हो जाएगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो यहाँ पे भी हम 14 ही डेट लिख लेते हैं, क्योंकि 14, 15, 16 एक रफ कैलकुलेशन है, या याद करने के लिए 15 अगस्त भी रख सकते हैं कि महीने का बीच में है। तो 15 अगस्त से और 14 अगस्त से या 15 अगस्त से आप इसको मान लीजिए 15 सितंबर तक, ठीक है। अब इसमें डेट एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है, जो कि हमें पंचांग से पता चल जाएगी, सितंबर। लेकिन एक 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 मोटा कैलकुलेशन है ये, है ना। लेकिन अगस्त के महीने में ये एक दो दिन छोड़ दीजिए, तो आप समझ लीजिए 16, 17 अगस्त से लेकर कम से कम 15 सितंबर तक सूर्य जो है वो सिंह राशि में रहता है, सिंह राशि में। यानी कि आप बड़े आराम से ज्योतिष सीखना शुरू करते ही किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पूछ के, अगर वो कोई बंदा कहता है कि हाँ भाई मैं तो जो है ना मेरा 20 अगस्त का जन्म है या मेरा 21 अगस्त का जन्म है, या जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी है ना, तो उनका जन्म था 20 अगस्त, तो उनका जन्म 20 अगस्त को हुआ, तो ये डेट इसके बीच में आ रही है, तो उनका सूर्य सिंह राशि में था। तो सिंह राशि राजा की राशि है, ठीक है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि यही कारण था कि वो राजा बने, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इससे याद करने में आसानी होगी ना कि उनका जन्मदिन था और इसके बीच में पड़ता है उनका मतलब सिंह राशि में सूर्य था। इसी तरह से मेष राशि में कब होता है, इसको आप रामचंद्र जी के साथ याद कर लीजिए। मेष राशि में सूर्य होता है 14 अप्रैल से ले लीजिए, है ना, APRIL, 14 अप्रैल से लेकर के और वही 15 अप्रैल मई तक ले लीजिए, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली एक महीना, पूरा एक महीना ही रहता है, पूरे 30 डेज रहता है, 1 डिग्री रोज का चलता है सूर्य। ये बातें हमें थ्योरी की हैं, गणित की हैं, लेकिन हमें पता हो अगर ओरल, तो हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं हाथों पे, ठीक। तो 14-15 अप्रैल से 14-15 मई तक सूर्य रहता है मेष राशि के अंदर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इतना हमें ध्यान नहीं रहता, तो आप याद रख लीजिए श्री राम जी का जो है ना जन्म इसी बीच में पड़ता है। आपको पता है ना श्री राम जी का जन्म कब पड़ा था, चैत्र मास। ये चैत्र मास है एक्चुअली, ये वाला महीना है ना, ये चैत्र का महीना है, और चैत्र की 9वीं को राम जी का जन्म हुआ था, ये तो हम सबको पता ही है। चैत्र की 9वीं को हुआ था ना, और भर दोपहरी में हुआ था। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी शायद बताया था कि उनका सूर्य यहाँ पे था, और वो भी मेष राशि के अंदर। तो क्या हुआ, ये सूर्य एग्जाल्टेड हो गया, उच्च का भी हो गया, और इसको दशम भाव में होने की वजह से दिग्बल भी मिल गया। तो राजा कैसे नहीं बनते थे, तो राजा बनना ही बनना था, है ना। तो ऐसे हम याद कर लेते हैं, ये हमारे तरीके हैं याद करने के। ना भी करें तो कोई जरूरी नहीं है, पर इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे उनकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती थी, उनका सूर्य सिंह राशि में था और राम जी का मेष राशि में। तो ये 14 अप्रैल, और मोस्टली आप देखेंगे कि रामनवमी इसी बीच में पड़ेगी, अक्सर इसी बीच में पड़ती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, पर ये चैत्र मास में ही पड़ेगी, 9वीं तिथि थी, तो वो वहां पर इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो अगर किसी का जन्म इस बीच में हुआ है, तो आप बिना कुंडली देखे एक ये ग्रॉस कह सकते हैं कि भाई आपका सूर्य तो काफी पावरफुल है ना। तो सूर्य पावरफुल होने से सूर्य के गुण मिल सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, हड्डियां कैसी लग रही हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, व्यवहार कैसा है, क्या इनमें कोई राजा जैसी कोई बात है, राजसिक गुण है क्या। जैसे राजाओं का एक स्वभाव होता है ना कि दिलदार होते हैं, दानवीर होते हैं, तो अक्सर सिंह राशि के लोग। अब इसमें राशि मतलब हमने तो ये सूर्य की पोजीशन से बता रहे हैं, कई बार क्या होता है आपका चंद्रमा भी मान लो इन राशियों में है, तो भी आप में ये गुण आ जाएंगे सूर्य के, क्योंकि इन राशियों के ऊपर इनका प्रभाव है, क्योंकि इस राशि में सूर्य उच्च का होता है।
तो अगर चंद्रमा भी हमारा यहाँ पर होगा तो भी ये सूर्य के गुण, सिंह राशि में होगा तो भी हमारे अंदर सूर्य के गुण आ जाएंगे। तो ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे पढ़ेंगे। इसी तरह से तुला राशि, अब ये तुला राशि कब पड़ती है? ये तुला राशि पड़ती है 15 अक्टूबर से लेकर के लगभग 15 नवंबर के बीच में। तो बातचीत जब होती है ना, और कई लोग ऐसा बोलते हैं क्या करें, हम तो कुछ भी करें, हमें तो कोई मान सम्मान नहीं मिलता, हमें तो कोई यश नहीं मिलता, हम चाहे कुछ भी कर लें परिवार के लिए, समाज के लिए, हमें कभी कोई तारीफ ही नहीं करता है। तो आप पाएंगे कि अक्सर उन लोगों में से उनके जन्म इस 1 महीने के बीच में कहीं हुए होंगे। जरूरी नहीं है 100% ऐसा हो, लेकिन एक आपको क्लू मिलता है कि हो सकता है कि ये लोग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इनका अगर जन्म हुआ हो, तो हो सकता है कि सूर्य, चूंकि इनका तुला राशि के अंदर है, नीच का सूर्य है, ऐसे होता है ना, तुला राशि में अगर नीच का सूर्य होगा तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे कि डेबिलेटेड है। डेबिलेटेड, जैसे यहाँ पे हमने ई लिख दिया, ई मीन्स एक्साल्टेड, एक्साल्टेड माने उच्च का हो गया, उच्च का सूर्य होता है तो साइन लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखते उच्च का सूर्य, खाली ई लिख देते हैं। अब जैसे एक के सामने तुला राशि आती है ना, ये तुला, हम यहाँ ही लिखने का अभ्यास रखें ताकि हमेशा इसी कोने में लिखेंगे। तो ये तुला राशि है मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा सूर्य, तो इसको हम डी लिख देते हैं ताकि जैसे ही कुंडली हमारे सामने आए हमें पता चल जाए भाई सूर्य डेबिलेटेड है इस कुंडली में, यानी कि नीच का है। तो कुछ चीजों की कमी हो सकती है क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है। अब पिता का कारक है, सूर्य को परिवार में पिता का सम्मान दिया गया है। तो अब जैसे जब मान लीजिए किसी के तुला के सूर्य है तो उनको चाहिए कि अपने पिता का मान सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें। पिता यदि किसी वजह से पास में नहीं रहते तो पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, तो उन्हें फिर सूर्य ग्रह का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। पिता का सम्मान करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अब आप राम जी से ही देख लीजिए, उन्होंने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए कितनी अपार कीर्ति पाई। फिर जैसी राम को कीर्ति मिली, युग युगों से चल रही है उनकी कीर्ति, आज तक चल रही है। तो क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अपने पिता का आदर किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। एक सिंपल उदाहरण है, मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो हमारी मर्जी है, पर ये एस्ट्रोलॉजी हमें यहाँ से ये सिखाती है। इसी तरह से जब नीच के सूर्य हो जाते हैं तो मान सम्मान पाने में, राज्य पाने में, सरकार से लाभ पाने में हमें दिक्कत होती है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसी तरह से रत्न भी देखेंगे हम कि ग्रहों के रत्न होते हैं अपने अपने। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, सूर्य ग्रह का रत्न है माणिक्य। ये लाल रंग बताया भी था हमने आपको, इसका रत्न भी लाल ही होता है। माणिक्य रत्न होता है, जिसको आम भाषा में माणिक कहते हैं। सिर्फ माणिक्य होता है, ये रेड कलर का रत्न होता है। ये रत्न जो है धारण किया जाता है जब कभी ऐसा लगता है कि सूर्य कमजोर है कुंडली में, लेकिन इसका लाभ हमें मिलना चाहिए, तो फिर हम माणिक्य रत्न धारण करते हैं। कुष्ठ रोग भी, चूंकि ये हड्डियों से संबंधित होता है ना, तो कुष्ठ रोग का कारण जो है सूर्य जो है माना गया है, कुष्ठ रोग का कारण। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा सरकारी बड़े पद प्रतिष्ठा सूर्य देता है, और पिता देता है, पिता का सम्मान देता है, पिता से लाभ देता है, सरकार से लाभ देता है, सरकारी वजीफा, फलों पे सूर्य का अधिकार है, गेहूं पे सूर्य का अधिकार है, लाल रंग की सारी चीजें, लाल चंदन है ना, लाल चंदन को भी सूर्य से माना जाता है। लाल रंग के पुष्प, फल, जितने भी सभी फल है वैसे तो, पर लाल रंग के फल, अनार वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा इसका रोल है। इस तरह से गेहूं, अगर हम गेहूं की बात करें, यानी कि अनाज की बात करें, तो गेहूं के होने के कारण, गेहूं का कारकत्व सूर्य के पास है, तो सरकारी गल्ले की दुकान जो होती है ना, गल्ले की दुकान करने वाले, उनके भी सूर्य अक्सर कहीं ना कहीं पर्सनालिटी के या कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं। गल्ले की दुकान हो गई। इसी तरह से गेहूं, आड़त का काम करने वाले जो लोग होते हैं, फल, लकड़ी, क्योंकि अब लकड़ी कहाँ से आई इसको अगर समझना है, कई बार होता है ये चीजें दिमाग से निकल जाती। लकड़ी क्योंकि सूर्य का जो साइन है वो सिंह है, और सिंह वनों में रहता है, तो लकड़ी कहाँ पाई जाती है? वनों में। तो फर्नीचर का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो सूर्य से प्रभावित होते हैं। लकड़ी का काम कर रहे हैं, आरा मशीन पे लकड़ी चीर रहे हैं, लकड़ी के भी बहुत काम होते हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, इमारती लकड़ी का काम करते हैं हम, तो ये सारा ये सूर्य डिनोट करता है इन चीजों को। इसी तरह से मेडिकल लाइन,
बहुत बड़ा रोल है मेडिकल लाइन में सूर्य का। मेडिकल से संबंधित कोई भी पढ़ाई अगर करनी है तो सूर्य हमारा अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि यहाँ का कारक है सूर्य जो है, हमने बताया था लग्न का कारक है, और लग्न में हमारा पूरा स्वास्थ्य आ रहा है। उधर से आंख का, हृदय का और बॉडी पार्ट्स का भी है, पित्त का भी है। लेकिन मेडिकल लाइन में सूर्य जीवन है, एक्चुअली सूर्य जो है जीवन है। तो डॉक्टर का काम क्या है? जीवन देने का ही काम है असली में। तो डॉक्टर का वो जो भी दवाइयां देता है, जो भी उपचार करता है, उसका पर्पस यही होता है कि मैं अपने मरीज को जीवन दान दूं। तो इसलिए मेडिकल लाइन में सूर्य का रोल बहुत ज्यादा है। हम भावों के अनुसार भी आपको बताएंगे। हमने शायद पिछले भाव में भी बताया था कि ये 6th 8th 12th और लग्न का संबंध जब बनता है। अब इन भावों में अगर सूर्य ना हो तो फिर डॉक्टर बनना मुश्किल होता है, या फिर आप छोटे स्तर का काम करोगे उस लाइन में। लेकिन अगर सूर्य आपका अच्छा है और कहीं इन्हीं हाउसेस में है और ये सब संबंध बना रहे हैं, तो आप बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब अच्छे दवाई देने वाले नामी ग्रामी डॉक्टर बन सकते हैं, और इस लाइन में आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। इसी तरह से अगर सूर्य का संबंध जुपिटर से हो जाता है, गुरु ग्रह से, तो फिर वो वकालत बल्कि न्यायाधीश बनाने का रोल करता है। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताई जा रही है ताकि आपका रुचि बनी रहे कि जैसे सूर्य, केवल सूर्य से ही कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन सूर्य से डॉक्टर बन सकता है। अकेले सूर्य से न बने, पर बिना सूर्य के डॉक्टर नहीं बन सकते, इसलिए यहाँ बताया गया। इसी तरह से सूर्य का जब गुरु से संबंध बन जाता है और उसमें कुछ कुछ हाउसेस का भी रोल होता है, तो न्यायाधीश बनते हैं। न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश। तो उसके अलावा हमने आपको बता दिया कि प्रशासनिक अधिकारी बनाने में सूर्य का रोल है। ये राजा है। तो ये हमने आज सूर्य के कारकत्व पढ़े। आज के लिए हम इतना ही करेंगे हैं। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के कारकत्व पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने भावों के बारे में पढ़ा ही था, आज हमने सूर्य के बारे में पढ़ा। तो एक एक करके हम ग्रहों का कारकत्व लेंगे। यदि इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष को समझने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल से, और समस्या है तो बताइए। और अगले वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।